गुड मॉर्निंग। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग देखी थी और सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर कैसे निकाली जाती है वो देखा था हमने, है ना। ऐसे ही एक और इनकम है एनपीओ की, जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एनी मेंबर ली जाती है, उसे बोलते हैं एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। तो एडमिशन फी या एंट्रेंस फी वन टाइम ही ली जाती है ना, जब फर्स्ट टाइम बनता है। जब फर्स्ट टाइम कोई मेंबर बनता है तब उससे एंट्रेंस फी या एडमिशन फी ली जाती है। और तो इट इज ए कैपिटल रिसिट। ये क्या है, एक तरह की, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज, तो इसे क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो यहां पे इस केस में इसको ऐड कर देना है कैपिटल फंड में। कहां ऐड कर देना है? बट अगर क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है कि भैया इसको रेवेन्यू मानो या 50% रेवेन्यू 50% कैपिटल मानो, तो फिर उस केस में जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाएगा और कैपिटल लिखा होगा तो ठीक है। कुछ भी आउटस्टैंडिंग या एडवांस नहीं होता है। एंट्रेंस फी तो जब फर्स्ट टाइम बनेगा देनी ही पड़ेगी, इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग या एडवांस नहीं होगा। क्वेश्चन है एग्जांपल, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फी व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस फर्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फी रिसीव्ड इज 1 लाख। कुछ नहीं बोला है, नथिंग इज गिवन। तो क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड, क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड। ऐसे ही ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 एंट्रेंस फीस 1 लाख, अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ क्लब इज टू ट्रीट द एंट्रेंस फी एज ए, तो कहां क्रेडिट कर देंगे? नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर 17-18 एंट्रेंस फी 1 लाख है, अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ क्लब इज टू ट्रीट द एंट्रेंस फी एज ऑफ, तो फिर वापस से सेम एज ए कैपिटल फंड। During the year 2017-18, entrance fee 1 lakh है, according to accounting policy of club 40% entrance fee is to be capitalized। 40% entrance fee is to be, मतलब कि 40,000 तो जाएगा कैपिटल फंड में, एडेड या क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड, और 60,000 रुपए कहां चले जाएगा? क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब डोनेशन और लेगेसीज, ये हमने बात की थी। डोनेशन मींस जो जनरली कोई भी दे जाता है। लेगेसीज मतलब क्या होता है? जब कोई आदमी विल के उसमें लिख के चले जाता है, कोई पर्सन ने अपनी विल में लिख रखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का या संपत्ति में से इतना पैसा इस एनजीओ को दे दिया जाए, तो एनजीओ को जो वो पैसा आता है ना, वो लेगेसी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक तरह का डोनेशन ही, देयर इज नथिंग एल्स, बट उसका नाम लेगेसी बोल दिया। वो भी डोनेशन ही है, आएगा तो डोनेशन ही। तो डोनेशन या लेगेसी जब आता है तो उसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी आ सकते हैं कि भैया उस सामने वाले ने बोला इसको ओनली इस कमरे को बनाने में यूज करना, या इसका पर्पस ओनली इस चीज में होना चाहिए, तो फिर वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी? फंड बेस्ड। जैसे हमने बात की थी, टूर्नामेंट फंड आया या बिल्डिंग फंड आया, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा आया, तो कहां जाएगा फिर? वो बिल्डिंग फंड। और इफ नथिंग इज गिवन देन फिर वो नॉर्मल, भैया रेवेन्यू है और रेवेन्यू है तो कहां चले जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो जनरल डोनेशन है तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर देना। और स्पेशल डोनेशन या लेगेसी है तो हमने इसकी अकाउंटिंग देख ली थी लेक्चर 1 में, डे 1 में हमने इसकी अकाउंटिंग देख ली है। जैसा हमने वहां किया था वैसे ही करना है। क्लियर आपको? तो डोनेशन जनरल भी आ सकता है, स्पेशल भी आ सकता है। स्पेशल आया तो उसकी अकाउंटिंग थोड़ी डिफरेंट होगी, जनरल आया तो उसकी अकाउंटिंग थोड़ी, ठीक है। ओल्ड फिक्स्ड असेट बेचा तो उस केस में क्या करोगे? उसका गेन और लॉस जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओगे, जैसे ये।
सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड असेट, सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड असेट्स। तो ओल्ड फिक्स्ड असेट बेचने पे उस पे जो रिसीट आई है वो इनकम या एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, उस पे अगर कोई गेन या लॉस हुआ है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के लिए हमने डेप्रीसिएशन करके चैप्टर पढ़ा है, उसमें आप जा सकते हो, उसमें आपको डिटेल में क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड, पढ़ा है हमने, है ना। बट इसके लिए फिर भी मैं रेफरेंस के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं। फर्नीचर एज ऑन 31st, मतलब जो भी गेन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा, लॉस है तो डेबिट होगा, दैट्स इट। कोई गेन लॉस नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। फर्नीचर एज ऑन 31st मार्च 2017 1,10,000 है। फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 10,000 थी वो 20% प्रॉफिट पे 31 दिसंबर को बेच दिया। 1 अक्टूबर को हमने 50,000 का फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। प्रिपेयर द फर्नीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। तो फर्नीचर, यहां पे हम फर्नीचर अकाउंट बना लेते हैं, एक काम करते हैं। सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना है बेटा? 1,00,000। फिर एक फर्नीचर हमने 1 अक्टूबर को खरीदा, कितने का खरीदा? फिर एक फर्नीचर हमने 31 दिसंबर को बेच दिया, तो उसके ऊपर सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन 10,000 का 10% इंटू 9/12, 900 रुपीज, सॉरी 900 नहीं होगा, 750 रुपीज। फिर उस फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी हो गई? 10,000 का फर्नीचर था, 750 का डेप्रीसिएशन लग गया, 9250 प्लस 20% प्रॉफिट, तो 11,100 में बेच दिया। और जो गेन हुआ 31 दिसंबर 2017 को टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। गेन कितना? 9250 का 20%, 1850। फिर वापस 31 मार्च के दिन बाय डेप्रीसिएशन, एक तो 1,00,000 पे 10% प्लस 50,000 पे 10% इंटू 6/12, 12,500। वन 1,37,500 बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये फर्नीचर अकाउंट बन गया। यहाँ पे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या जाएगा? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक तो 1,850 गेन जाएगा हमारा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सट्रैक्ट हम बना रहे हैं। यहाँ पे बाय गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना? 1,850 और टू डेप्रीसिएशन 12,500। ओके, तो हमने सेल जरूर 11,100 में किया, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली 1,850 ही है ना। डेप्रीसिएशन हमारा 12,500 प्लस 750, जो हमने वो फर्नीचर बेचा था उसका भी तो ऐड होगा, तो टोटल डेप्रीसिएशन 12,500
प्लस 750, 13,250। ठीक है, नेक्स्ट। फर्नीचर एज ऑन 31 मार्च 2017 है 2/20 का। फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी वो 20% लॉस में बेच दिया। फर्नीचर का ये होमवर्क कर लीजिएगा आप, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस फिगर्स और बेचा जो है वो लॉस में बेचा है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन। हाँ जी, गवर्नमेंट एड्स, गवर्नमेंट से भी बहुत बार डोनेशन आते हैं। तो जो गवर्नमेंट एड्स है वो अगर जनरल है तो रेवेन्यू रिसीट है, और कहां जाएगा, और स्पेशल एड से तो कहां ऐड हो जाएगी, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कंज्यूमेबल्स की। कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स क्या होता है, जो कंज्यूम हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस या ड्यू बाय वाइल प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। तो कंज्यूमेबल जो है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब के लिए कंज्यूमेबल क्या होगा, स्पोर्ट्स मटेरियल। तो वो जो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हो गया है वो इस साल का खर्चा है, और जो स्टॉक बचा वो खर्चा नहीं है। तो कंज्यूमेबल का वैल्यू जो कंज्यूम हो गई है वो कैसे निकाले। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। क्रेडिटर दे रखे हैं 2000 के और 1200 के। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है 2100 और 500 का। ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर को आपने पेमेंट किया 10,800 का, लेकिन ये गिवन नहीं क्रेडिटर से माल कितना खरीदा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्रेडिटर से माल कितना खरीदा, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा, टू बैलेंस कैरिड डाउन टू बैंक। कितने का पेमेंट किया हमने क्रेडिटर्स को, 10,800। तो यहां पे जो बैलेंस है बाय परचेस हो जाएगा। कैश परचेस तो वो अलग है ना, क्रेडिटर के इसमें थोड़ी आएगा वो। 10,000 का हमने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा उधार में, उधार में कितना खरीदा, तो टोटल परचेस कैसे निकाले, क्रेडिट परचेस हमारी कितनी आई, क्रेडिट परचेस है 10,000 की, कैश परचेस कितने की है, 10% ऑफ 10,000 मतलब 1,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 11,000 की, क्या बोल रहा था तू, जब वो बोल रहा है क्रेडिट परचेस तो क्रेडिट परचेस कितना है तेरा, 10,000। तो टोटल परचेस हमारी कितनी होगी स्पोर्ट्स मटेरियल की, 11,000। अब स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला याद है, अभी लास्ट चैप्टर में किया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, बारह हजार 600 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। How will you deal with the following items while preparing the income and expenditure for the year ended 31st March। अब यहाँ पे क्या है, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर भी और एडवांस टू सप्लायर भी है। तो यहाँ पे हम सप्लायर का अकाउंट जब बनाएंगे, सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सबसे पहले तो एडवांस टू सप्लायर असेट है, तो असेट का बैलेंस किधर लिखते हैं, डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। फिर ये तो हो गई एडवांस की बात, फिर अमाउंट ड्यू टू सप्लायर बाय बैलेंस ब्रोट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन, यही होगा।
फिर टू बैंक, हमने पेमेंट मेड टू स्पोर्ट्स मटेरियल के सप्लायर कितना किया? 50। तो डेबिट का टोटल कर लो। ₹50,000 हमने माल खरीदा है बाय परचेस। तो 50,000 का जो क्रेडिट परचेज है वो निकल गया। कैश परचेस कितना है? 10% ऑफ क्रेडिट परचेस, वो कितना होगा बेटा? तो टोटल परचेस, क्रेडिट परचेस है हमारी 50,000, कितनी है? कैश परचेस है हमारी कितनी? अब रॉ मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकाल लेते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था हमारा? 10,500 प्लस 55,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा? 2,500। 63,000 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। अब बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे जाएगा भैया? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो ये डेबिट हो जाएगा, कंज्यूम स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा डायरेक्ट, परचेज वर्सेज नहीं आएगी, है ना? बैलेंस शीट में, एंड की बैलेंस शीट में एक तो एडवांस टू सप्लायर असेट में आएगा। एडवांस टू सप्लायर क्लोजिंग वाला कितना है? और ड्यू टू सप्लायर कितना है क्लोजिंग का? ये दोनों बैलेंस शीट में आ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 2,500 रुपए, ये आपकी बैलेंस शीट में जाएंगे। आ रहा है क्या समझ में? बोलो यार। बहुत सारे क्लब क्या करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं। जैसे स्पोर्ट्स क्लब में ही रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, कैफेज भी होते हैं मेंबर्स के लिए। तो वो जो रेस्टोरेंट्स है या कैफेज है, उनका एक ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा, और उसमें जो प्रॉफिट और लॉस होएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो जैसे रेस्टोरेंट का स्टॉक था 31 मार्च को 3900 का, 31 मार्च 18 को है 4500 का। रेस्टोरेंट टेकिंग, रेस्टोरेंट टेकिंग्स कितनी है? 361,600। परचेजेस है इतनी, वेजेस इतनी थी फॉर रेस्टोरेंट, इसमें से कितनी है? 50,000। फ्यूल है चाइना ग्लास कटलरी 2,500 की, इसको डिप्रिशिएट करना है 20% से, है ना? तो अब यहां पे हम क्या बना लेते हैं, पहले रेस्टोरेंट का ट्रेडिंग अकाउंट। रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? टू परचेस 204800। जैसे ट्रेडिंग बनता है ना वैसे ही बाय रेस्टोरेंट टेकिंग्स 361,600। टू वेजेस 50,000। फ्यूल भी इसी में लगा होगा ना रेस्टोरेंट में, 17,700। डेप्रिसिएशन ऑन चाइना ग्लास कटलरी, चाइना 20% लगाना है। क्लोजिंग स्टॉक है बाय कितना है?
टू ग्रॉस प्रॉफिट या इनकम फ्रॉम रेस्टोरेंट, इनकम फ्रॉम, ये कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम चली जाएगी 89,200, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय इनकम फ्रॉम रेस्टोरेंट 89,200। बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, बैलेंस शीट में एक तो जाएगी चाइना ग्लास कटलरी, चाइना ग्लास 2000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रेस्टोरेंट कितना था, 4,500। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक तो वो वेजेस जो थी बची हुई वेजेस, टोटल कितनी थी हमारी, टोटल थी 92,300, तो 42,300 यहां आ जाएगी, है ना। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, मतलब यहाँ पे ये चीजें इस क्वेश्चन में से जाएगी, ठीक है। ओके, अब जैसे हमने सब्सक्रिप्शन के लिए क्वेश्चन किए थे, वैसे ही खर्चों के लिए भी एक्रूअल और एडवांस दोनों हो सकता है, सॉरी आउटस्टैंडिंग और एडवांस। जैसे ये क्वेश्चन है, सैलरी इज पेड ड्यूरिंग द ईयर है 60,000, अलग अलग केसेस है, कंप्यूट द सैलरी फॉर द ईयर, कुछ नहीं बोला है तो 60,000 ही सैलरी है। सैलरी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 60,000 है, 30,000 की अभी भी देना बाकी है, तो सैलरी डेबिट टू पी इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक तो सैलरी पेड है, सैलरी पेड कितना है, प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने रुपए जाएंगे बेटा, थर्ड वाले केस में सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर है 60,000, सैलरी पेड इन एडवांस फॉर द ईयर 2018-19, अगले साल के लिए एडवांस दे दिया है कितना, तो 60 में से 20 तो अगले साल का है, तो सैलरी पेड है 60,000, इसमें से एडवांस एट द एंड कितना है, एडवांस फॉर 2000 मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए, तो करंट ईयर का खर्चा कितना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इतना जाएगा। उसके बाद डी, सैलरी पेड है 60,000, 40,000 वोट्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल देना बाकी थी, तो मतलब कब पे की होगी, 60,000 पे की है इस साल, उसमें से आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना है, तो करंट ईयर का कितना होगा, जो इनकम एंड, फिर सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 60,000 है, सैलरी वाज पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड पे 90,000 एडवांस दिए थे, वो किस साल के होंगे कुछ नहीं बोला है, तो सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर है 60,000, एडवांस ऑफ, एडवांस पेड इन लास्ट ईयर, पेड इन कितना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, जो इनकम एंड रेसिडेंट पेमेंट में 60,000 ही दिखेगा पेमेंट साइड, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1.5 लाख दिखेगा, ठीक है। तो खर्चों के लिए भी एडवांस आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है, एग्जांपल है जिसमें आपको आउटस्टैंडिंग भी दे रखा है और प्रीपेड भी दे रखा है सैलरी का, क्या दे रखा है, हो सकता है क्या, यस, कुछ एम्प्लॉय को हमने एडवांस दे दिया और कुछ को आउटस्टैंडिंग है देना बाकी है,
तो उस केस में स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे निकाले? तो सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 148,900। कितनी सैलरी पे की हमने ड्यूरिंग द ईयर? 148,900। अब बात करते पहले प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सैलरी की। लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग थी वो पे कब हुई होगी? तो आउटस्टैंडिंग इस साल के बिगिनिंग पे जो है वो पे इस साल हो गई, लेकिन खर्चा पिछले साल बुक हो चुका है। फिर आउटस्टैंडिंग जो एंड में है, मतलब खर्चा इस साल का लेकिन पे करना। ऐसे ही प्रीपेड सैलरी 2800 रुपए पिछले साल के एंड पे प्रीपेड है, मतलब पे किस साल की होगी? पे कब कर दी? अगले साल, पिछले साल में। और इस साल के एंड पे जो प्रीपेड है वो पे तो इस साल कर दी, बट खर्चा अगले साल का है। वन लैख किसी को अकाउंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, है ना? सैलरी का एक ही अकाउंट बना लो। सबसे पहले तो जो प्रीपेड है वो असेट है, तो जो प्रीपेड है बिगिनिंग वाली और जो एंड वाली है बाय प्रीपेड, या बैलेंस भी लिख सकते हो आप, 5200 रुपये। जो आउटस्टैंडिंग है वो लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग 9500 बिगिनिंग वाली, और आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाली कितनी है? सैलरी पे कितनी की इस साल? 148,900। तो 148,900 प्लस 2800 प्लस 7000, टोटल हो जाएगा 158,700 माइनस 9,500 माइनस 5200, 1,44,000। ये कहां चले जाएगा? इनकम एंड ठीक है। तो सैलरी अकाउंट से बैलेंस कहां चले जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में टू सैलरी कितना अमाउंट है बेटा? 1,44,000। हाँ, जो आपको करना है कर लो। बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग है वो लाइबिलिटी में आ जाएगी, जो प्रीपेड है वो असेट में आ जाएगा। जैसा आपको सही लगे कर सकते हो, स्टेटमेंट भी कर सकते हो, अकाउंट फॉर्म में भी कर सकते हो। अब फाइनली क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको रिसीट एंड पेमेंट गिवन है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, और बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लो क्लब का। क्या बना दो? यहाँ पे तो ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाने को बोला है, और कुछ बोला ही नहीं है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा? अच्छा चलो कल के लेक्चर में करेंगे, इसको होमवर्क करके आना, ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, है ना? ठीक है, ओके, चलिए बाय।